स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो जब भी हम चाइना की बात करते हैं हमारे जहन में कुछ ऐसा सा पिक्चर बनता है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रही है, हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर्स बन रहे हैं, वॉरफेयर के नाम पर मॉडर्न वॉरफेयर के नए टूल्स यहाँ पर डेवलप कर रहे हैं। और एक तरीके से इकोनॉमिक साइज देखा जाए तो सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर US चाइना इमर्ज होता है। बट वहीं दूसरी ओर फिर ऐसे भी पॉइंट्स हम सुनते हैं कि भैया चाइना में तो घोस्ट सिटीज हैं, है ना जी, कि भैया शहर तो बना दिए गए हैं बट वहां पर रहने वाले लोग नहीं हैं। तो एग्जैक्टली फिर रियलिटी है क्या? बिकॉज ऐसी घोस्ट सिटीज के अगर फैक्ट्स को देखा जाए तो सेल्स में भी फॉल आ चुका है, नई कंस्ट्रक्शन में भी फॉल यहां पर आ रहा है। तो एग्जैक्टली देयर इज अ इल्यूजन जो कि चाइनीज एम्पायर का यहां पर क्रिएट हुआ है। और एग्जैक्टली इस बेहमत की एक्चुअल रियलिटी क्या है, किस तरीके का एम्पायर है, किस प्रकार की इकोनॉमी है, इसे समझना भी जरूरी हो जाता है। बिकॉज दिस पर्टिकुलर इकोनॉमी प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द ओवरऑल वर्ल्ड। ग्लोबलाइजेशन के चलते सभी इकोनॉमीज के साथ कुछ ना कुछ इसका लेना देना है। इंडिया के साथ ही देख लीजिए, इतना मेजर ट्रेड का जो डेफिसिट है हमारा चाइना के साथ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का, एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट है। तो यहां पर एक पर्टिकुलर हिस्टोरियन कह लीजिए, फ्रैंक डिकॉटर, अब इन्होंने यहां पर एक अपना बहुत समय लगाया है अपनी लाइफ का चाइना को अंडरस्टैंड करने में, है ना। 3 बुक्स भी यहाँ पर इन्होंने लिखी। तो इनका ये कहना है कि चाइना की जो इकोनॉमी है, जो ये एम्पायर है, ये एक इल्यूजन है, ये एक सुपर पावर नहीं है, ये एक इल्यूजन है जिसके चलते चाइना ने अपने आप को इस मुकाम तक पहुंचाया है जहां पर वेस्टर्न नेशंस को लगता है कि भैया चाइना के साथ ज्यादा हमें छेड़छाड़ नहीं करनी है। जो आपका ग्लोबल साउथ, उनको लगता है कि भैया चाइना हमें सभी चीजें सप्लाई प्रोवाइड करके देगा। तो एग्जैक्टली रियलिटी क्या है? तो इनके बहुत इंटरेस्टिंग यहाँ पर पब्लिकेशन सामने आई हैं, बहुत सारे इंटरव्यूज इन्होंने यहाँ पर दिए हैं, और उन्हीं चीज़ों को हम थोड़ा सा यूज़ करके समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली ये चाइना के बारे में क्या कहना चाहते हैं और क्या ऐसे फैक्ट्स हैं जिसके चलते हम इनकी जो रखी गई पॉइंट्स हैं क्या वो जस्टिफाई होते भी हैं नहीं। तो शुरुआत करते हैं आज सेशन की। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली अगर देखा जाए, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने की बात पहले ही है कि यहां पर हम किसी भी तरीके से ये नहीं कह रहे कि भैया चाइना दुनिया में एक मेजर डोमिनेंट पोजीशन पर है, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि भैया चाइना में एमिनेंट कोलैप्स आ चुका है। जो असली सच्चाई है वो इसी कॉन्ट्रडिक्शन में है कि इन दोनों के बीच का एक बात कह लीजिए, दोनों के बीच की कहानी है, जिसके चलते एक्चुअल रियलिटी यहां पर हम समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली चाइना किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आगे वो बढ़ा भी है। बिकॉज अगर चाइना का ऑपरेटिंग सिस्टम देखा जाए तो वह सिंगल पार्टी रूल है, स्टेट कोई पॉलिटिकल रिफॉर्म नहीं है। बैंक्स के केस में भी अगर हम देखें, फाइनेंशियल सेक्टर को भी देखें, तो 99% ऑफ द बैंकिंग एसेट्स वो सरकारी हैं भैया, सरकारी बैंक्स के एसेट्स हैं। टॉप 4 बैंक्स भी भैया सरकारी हैं। एंटरप्राइज के केस में अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ द कंपनीज जितनी भी वहां पर काम कर रही हैं अगेन सरकार के कंट्रोल में है। इवन एग्रीकल्चर के केस में भी देखा जाए तो यहां पर किसी भी पर्टिकुलर फार्मर के पास अपनी अपनी जमीन नहीं है, सरकार के लिए यहां पर वो काम करते हैं। एंड वहीं कोर्ट्स, मिलिट्री, सभी चीजों में जो सेपरेशन ऑफ पावर्स है वो बहुत ही एम्बिगुअस है। तो द पॉइंट इज, इनका जो पूरा स्ट्रक्चर है वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म के चलते यहां पर चलता है, जहां पर डेफिनेटली ये चाहते हैं अपना उस जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका जो फ्रेमवर्क है, उसकी जो एक इमेज है, उसे यहां पर प्रोटेक्ट करना। और उसी चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके द्वारा न्यूमरस एक्टिविटीज, न्यूमरस रिफॉर्म्स लाने की यहां पर कोशिश की गई। एंड जिसके चलते आज के समय में जो चाइना है वो इसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर की वजह से है। अब मार्क्सिज्म कहता है कि भैया सभी के बीच में इक्वालिटी होनी चाहिए, स्टेटलेस इकोनॉमी या सोसाइटी वहां पर होनी चाहिए। एंड डेफिनेटली जो रेवोल्यूशन भी आएगा वो आपके गरीबों से यहां पर उठकर आएगा, बिकॉज वो चाहेंगे कि उनकी लिविंग स्टैंडर्ड्स यहां पर इंप्रूव हो, है ना। लेनिनिज्म का मानना है कि भैया जो गरीब देश रहेगा वहां से कौन उस गरीब देश के जो लोग हैं वो किस प्रकार से रेवोल्यूशन यहां पर लेकर आ पाएंगे। वहां पर आपका एक टॉप मोस्ट एक एलिट्स की ग्रुप होगी जो कि पूरे स्टेट को कंट्रोल करेगा और एक तरीके से इफेक्टिव मीन्स यहां पर इंट्रोड्यूस करेगा ताकि अगेन इक्वालिटी और इक्विटी को यहां पर प्रमोट किया जा सके। तो हालांकि चाइना दिखाता तो खुद को यही है कि एक कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के साथ वो यहां पर ग्रो कर रहा है, बट दैट कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी इज बेसिकली कॉन्सेंट्रेटेड और बेसिकली कंट्रोल्ड बाय ओनली वन पार्टी, और वही लंबे समय से यहां पर होता भी आ रहा है। और इसी के चलते यहां पर फ्रैंक डिकोटर क्या कहते हैं कि एक ऐसा एम्पायर है विच इज हेल्ड टुगेदर बाय रिप्रेशन, प्रोपेगेंडा एंड पैरानोया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? बिकॉज इसकी अगर कहानी अगर हम देखें तो पहले से शुरू हो रही है। आप सभी ने ये टाइननमेन स्क्वायर, है ना, माफी चाहूंगा प्रोनाउंसिएशन के लिए, टाइननमेन स्क्वायर का आपने कहानी जरूर सुना होगा। 1989 में वहां पर बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। अब बहुत सारे लोगों को लगता है कि यार वो प्रोटेस्ट ना
स्टूडेंट प्रोटेस्ट था, स्टूडेंट्स खुश नहीं थे या कॉलेज गोइंग बच्चे यहाँ पर खुश नहीं थे कि किस प्रकार से इकोनॉमी चल रही है, और उस तरीके से वहाँ पर एक प्रोटेस्ट इमर्ज हुआ। बट इसी प्रोटेस्ट से पहले की अगर हम कहानी देखें, जो माओ का कंट्रोल यहाँ पर था, जो माओइज्म की फिलॉसफी की यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन की गई थी जब इनिशियली चाइना आज़ाद हुआ था और उसके बाद अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के पाथ को यहाँ पर पकड़ता है, तो इनिशियली उन्होंने क्या बोला कि ठीक है, सारी लैंड यहाँ पर स्टेट कंट्रोल करेगा, आप लोग यहाँ पर खेती करेंगे। फिर धीरे धीरे उन्होंने बोला कि नहीं, हमें यहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, तो खेती तो करोगे बट अपना थोड़ा बहुत अब इंडस्ट्रियल काम भी करना शुरू कर दो। अपने स्टील फर्नेसेस वहाँ पर लगाने शुरू कर दिए लोगों ने एंड काम करना शुरू किया। अब जो स्टील प्रोड्यूस हो भी रहा था वो इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था, तो ना ही वहाँ एग्रीकल्चर हो पाया और ना ही वहाँ पर स्टील प्रोडक्शन हो पाया, जिसकी वजह से क्राइसिस क्रिएट हुए। अब जब क्राइसिस वहाँ पर क्रिएट हुए तो बहुत सारे लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया कि वहाँ पर ब्लैक मार्केटिंग करनी शुरू कर दी। कि पहले तो सभी लोग मिलजुल के काम करे थे, सभी बोला कि भैया हम अलग अलग काम करेंगे, अपना जो छोटा मोटा स्टेट को प्रोवाइड करना वो कर देंगे, बाकी ओपन मार्केट में बेचने की कोशिश करेंगे। अब उस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए माओ की सरकार ने उस प्रकार के स्ट्रिक्ट रिफॉर्म्स यहाँ पर लेकर आए। फिर उसके बाद उन्होंने देखा कि यार अब इकोनॉमी को थोड़ा सा ओपन अप करना पड़ेगा, तो 1780s में यहाँ पर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लेकर आए। अब जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स वहाँ पर इंट्रोड्यूस किए गए तो भैया फॉरेन मार्केट्स का पार्टिसिपेशन चाइना में बढ़ता हुआ देखने को मिला। वहाँ से आई बात करप्शन की कि कॉस्ट ऑफ लिविंग यहाँ पर बढ़ती जा रही है। इस नए रिफॉर्म्स का जो बेनिफिट है वो सभी लोगों तक नहीं पहुँच पा रहा, एंड जैसे जैसे करप्शन के कंसर्न्स बढ़ते गए, कॉस्ट ऑफ लिविंग के कंसर्न्स बढ़ते गए, तो वहाँ पर 1989 के प्रोटेस्ट सामने आते हैं, है ना, नेशन वाइड एंगर। एंड इस प्रोटेस्ट में तो अगर आप देखेंगे चाइना ने अपने सरकार ने वहाँ पर बेसिकली अपने टैंक्स भी उतार दिए थे, बिकॉज वो नहीं चाहते थे कि भैया इस प्रकार का प्रोटेस्ट किसी भी प्रकार से पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को यहाँ पर हर्ट करे, उसे इम्पैक्ट करे। तो दैट वाज द पॉइंट कि जहां पर ये पर्टिकुलर लेसन यहां पर लर्न करती है चाइनीज सरकार या चाइनीज रेजिमेंट, वहां पर आप कह सकते हैं कि नेवर लेट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स टर्न इनटू अ पॉलिटिकल रिफॉर्म। बिकॉज बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि बाहर जाना शुरू कर चुके थे। अब बाहर देख रहे हैं बाहर का कैसा, वेस्टर्न नेशंस का कैसा रहन सहन है, कैसी उनके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, पॉलिटिकल फ्रीडम है, चाइना में नहीं है। वही चीज़ जब यहाँ पर इम्पार्ट होनी शुरू हुई तो उसके बाद चाइना ने एक प्रकार का स्ट्रिक्ट रिजीम यहाँ पर फॉलो करना शुरू कर दिया। और उसके बाद से अगर देखा जाए तो पूरा का पूरा जो स्टेट है पॉलिटिकली एंड सोशली ऑल्सो एक सर्वेलेंस स्टेट में यहाँ पर कन्वर्ट हो गया। तो जो दो लेसन यहाँ पर उन्होंने देखे कि नेवर लेट मास प्रोटेस्ट थ्रेट द पार्टी, जो उनकी कम्युनिस्ट पार्टी थी, एंड सेकेंड नेवर लेट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, उनको पॉलिटिकल रिफॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होने देना है। एक तरीके से देखा जाए तो एक बिल्कुल कम्युनिस्ट इकोनॉमी या कम्युनिस्ट रजीम के तरीके से हम चाइना को यहाँ पर देख सकते हैं। अथॉरिटेरियन रजीम यहाँ पर बनाई गई है, जहां पर अगर जनता के राइट्स की बात करें, वहां के पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करें, तो वो सिर्फ और सिर्फ कहानियों में बातें रखी जाती हैं। और इस प्रकार का जो 1989 का प्रोटेस्ट भी वहां पर था, उसको आज के समय में अगर वहां पर पूछा भी जाए तो बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होगा। इवन द ऑफिशियल रिपोर्ट्स वहां पर कहते हैं कि भैया 100, 200, 300 लोग वहां पर मरे होंगे, राइट। बट बहुत सारे जो इंटरनेशनल मीडिया एजेंसीज वो कहती हैं कि नहीं भैया, डेथ टोल आपका थाउजेंड्स में था यहाँ पर, कि जहां पर टैंक्स उतार दिए गए थे। बहुत वायरल इमेज भी आई थी वहां पर उस समय की, द टैंक मैन, कि जहां पर एक व्यक्ति अपना ग्रोसरी का सामान लेकर चला हुआ है और टैंक्स के सामने जाके खड़ा हो चुका है कि भैया तुम आगे नहीं जा सकते। हालांकि उसको हटा दिया गया, क्या हुआ उसका किसी को नहीं पता। बट द पॉइंट इज देयर हैज बीन अ पर्टिकुलर डीएनए इस मॉडर्न स्टेट का। वो डीएनए क्या है? दैट डीएनए इज द फियर, कि फियर पर यहां पर हमें अपनी इकोनॉमी को कंट्रोल करना है, अपने देश को यहां पर कंट्रोल करना है, राइट। तब तो थोड़ा इकोनॉमिकली भी बात करते हैं। अब हुआ क्या, जैसे जैसे रिफॉर्म्स आए, यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज खुली, स्टेट ओन्ड कंपनीज यहाँ पर खुलती हुई गई। अब उन्हीं स्टेट ओन्ड कंपनीज को बहुत बढ़ चढ़ के उधार भी दिया गया। अब जब बढ़ चढ़ के उधार दिया गया, स्टेट ओन्ड कंपनीज यहाँ पर काम कर रही हैं, पर डिमांड तो डोमेस्टिकली क्रिएट होगी ना, वो डिमांड तो कहीं से क्रिएट होती हुई देखने को नहीं मिल रही। इसकी वजह से स्टेट ओन्ड कंपनी सामान तो बना रही हैं पर बिक नहीं पा रहा। अब जब स्टेट ओन्ड कंपनी सामान नहीं बेच पाएंगी तो जाहिर सी बात उनका लॉस होगा। और जिन पर्टिकुलर बैंक्स ने उनको लोन्स दिए थे उनके लिए भी एनपीएस की मात्रा यहां पर बढ़ती जाएगी। इन्हीं 1990s में एक क्राइसिस क्रिएट हुआ था बैंकिंग सेक्टर का, जहां पर एनपीए लेवल्स अगेन अनरिपोर्टेड है या अंडर रिपोर्टेड है, चलो वो तो उसी समय का समय वहां पर बताएगा। बट एज पर द मीडिया रिजल्ट्स अगर यहां पर देखा जाए, उनकी रिपोर्ट्स को देखा जाए, तो 25 to 40% ऑफ द लोन्स आपके समय पर नॉन परफॉर्मिंग लोन्स में कन्वर्ट हो चुके थे। एंड एज अ रिजल्ट फिर क्या किया गया, इन सभी बैंक्स को रिकैपिटलाइज किया गया, सरकार ने और पैसा यहां पर डाला, विच क्लियरली इंडिकेट्स कि यहां पर सिर्फ सरकार ही है जो कि इकोनॉमी को चला रही है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को यहां पर चला रही है, सोशल स्ट्रक्चर को यहां पर चला रही है, राइट। बट सबसे मेजर पॉइंट जो यहां पर चेंज आता है वो आता है जब 2001 में WTO में चाइना की एंट्री होती है ना। उस समय भी यूएस ने भी बहुत इस चीज को बोला कि नहीं, चाइना को लेकर आया जाए।
एंड उसी समय से यहां पर इनका गेम चेंज हो जाता है कि जहां अब इनके लिए बाकी मार्केट्स का जो स्ट्रक्चर है वो ओपन हो चुका है, वहां पर एंट्री मिल चुकी है इनको, कि जो डोमेस्टिकली यहां पर अभी तक ये बना रहे थे आफ्टर द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिस प्रकार का इन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग का पोटेंशियल यहां पर गेन किया था, नाउ इज द टाइम अब उस पर्टिकुलर सामान को बेचा जाए। और देख लीजिए आज एक ऐसा समय आ चुका है जहां पर 2025 में चाइना अपना रिकॉर्ड ट्रेड सरप्लस रखता है $1.2 ट्रिलियन। इंडियन इकोनॉमी का देखा जाए तो 25% उनका सिर्फ और सिर्फ ट्रेड सरप्लस है। और हालांकि टैरिफ्स का भी इंपैक्ट यहां पर लगा, बट फिर भी भैया इतना मेजर ट्रेड सरप्लस क्रिएट किया है। नाउ दैट इज द पॉइंट जहां पर एक पर्टिकुलर फॉल्ट लाइन दिखती है चाइना की इकोनॉमी को लेकर, कि चाइना का एक्सपोर्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ता जा रहा है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द इंपोर्ट्स फ्लैट लाइन है, कोई मेजर चेंज नहीं है। बिकॉज कहीं ना कहीं जो प्राइवेट कंजम्पशन है, जो लोगों के द्वारा कंजम्पशन की जाती है, वही यहां पर फॉल कर चुकी है। और उसका जो शेयर भी अगर आप देखोगे, चाइनीज कंज्यूमर का जो शेयर भी है ओवरऑल जीडीपी में, जो कंजम्पशन का शेयर भी है, हार्डली 40% ऑफ द जीडीपी है। वहीं अगर हम एडवांस नेशन से कंपेयर करें, इज क्लोज टू 55 to 60% ईएसयू के लिए, इंडिया के केस में 60% तक का देखने को मिलता है। तो एग्जैक्टली ये जो जीडीपी ग्रोथ यहां पर क्रिएट होती भी है, जो हमें इतना बड़ा इकोनॉमी का साइज भी देखने को मिलता है, वो किसकी वजह से है? दैट इज बेसिकली ड्यू टू दिस एक्सपोर्ट सरप्लस एज वेल एज द इन्वेस्टमेंट विच हैज बीन डन बाय द गवर्नमेंट इन द चाइना। वो उसी इंफ्रास्ट्रक्चरल इन्वेस्टमेंट की हम यहां पर बात कर रहे हैं, जो कि चाइना में पता नहीं कितने सालों से यहां पर चलती जा रही हैं। और उसी का अगर ट्रेंड देखा जाए तो ये पहले बहुत सिग्निफिकेंट शेयर था प्राइवेट कंजम्पशन, धीरे धीरे कम हो चुका है। अब जीडीपी में ज्यादातर कंट्रीब्यूशन किसके द्वारा की जा रही है? द कंट्रीब्यूशन हैज बीन थ्रू द इन्वेस्टमेंट, और उस इन्वेस्टमेंट के चलते इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहां पर किया जा रहा है। बट डू यू नो दिस इन्वेस्टमेंट के केस में ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट आता है, वो है कोटा का लूप। वो लूप क्या है वो भी हम समझेंगे, बट बिफोर दैट एक सिंपल सा सवाल आप सभी से। आपने परचेजिंग पावर पैरिटी का टर्म जरूर सुना होगा। जरा 4 ऑप्शंस दिए गए, थोड़ा सोचिए इसके बारे में और बताइए कि करेक्ट आंसर कौन सा है, कि कौन सी पर्टिकुलर स्टेटमेंट इस परचेजिंग पावर पैरिटी को यहां पर एक्सप्लेन करती है। जीडीपी कैलकुलेशन में भी हम यूज करते हैं, सीपीआई में भी यूज करते हैं, इवन रीनियर के कॉन्सेप्ट में भी कभी कभी यूज किया था। थोड़ा सोचिए इसके बारे में और अपना करेक्ट आंसर यहां पर मेंशन कीजिए। एंड अगर आप भी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं एंड इकोनॉमी सब्जेक्ट में अगर आपको कंसर्न्स फेस कर रहे हो, कोई चैलेंजेस फेस कर रहे हो, तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर आप मुझे अप्रोच कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। एंड वी हैव बीन बिल्डिंग अ कम्युनिटी, आप इसे भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको मॉक क्वेश्चंस, करंट अपडेट्स, ये सभी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। एंड करेंटली अगर आप 2027 को टारगेट कर रहे हो नेक्स्ट ईयर के लिए, तो मत सोचिए कि 26 का प्रीलिम्स होगा और उसके बाद अपनी तैयारी शुरू करेंगे। डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की विचारधारा रहेगी, बट बिलीव में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी तैयारी शुरू कर दी है। अब इसमें ना कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है कितने समय में आपका सिलेबस यहाँ पर कवर हो जाएगा। बहुत होना स्टूडेंट रहेगा, ब्राइट स्टूडेंट रहेगा, वो कम समय में भी कर लेगा, एवरेज स्टूडेंट रहेगा उसको थोड़ा ज़्यादा समय लग जाएगा। बट पॉइंट यहाँ पर क्या है, ये कोई पूरी प्रिपरेशन स्प्रिंट नहीं है, मैराथन है। कौन लंबे समय तक टिकता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, कौन लंबे समय तक कंसिस्टेंट एफर्ट रखता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए हमने P2I इनिशिएटिव यहाँ पर डिजाइन किया है, जो कि प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी एस्पिरेंट की, वो हर एक रिक्वायरमेंट को यहाँ पर पूरा करता है। मॉक सेशंस, content through live classes, mains answer writing with evaluation, mentorship, everything is covered। और अगर आप अपना prelims clear कर दें, the complete amount will be refunded back to you and mains residential program के लिए आप eligible हो जाएंगे, जहां पर आप आइए दिल्ली और आपकी तैयारी यहां पर free of cost, आपका रहना खाना सब कुछ फ्री रहेगा। आप दिल्ली आके कीजिए, एक गाइडेड एटमॉस्फेयर में आके कीजिए। तो दैट इज जिसके लिए P2I डिजाइन किया गया। एंड अभी 2025 के रिजल्ट में भी आप सीन अ वेरी गुड नंबर ऑफ पीपल जिन्होंने P2I इस मेंस रेजिडेंशियल प्रोग्राम का बेनिफिट लेते हुए अपना रिजल्ट यहाँ पर निकाला है। तो नया बैच यहाँ पर शुरू होने वाला है 26 मार्च से। ARG लाइव का कूपन कोड यहाँ पर यूज कर सकते हैं। 3 लैंग्वेजेस में हमारे पास कोर्सेज अवेलेबल हैं, बाइलिंगुअल माने कि हिंदी और इंग्लिश। तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करें, एनरोल करें, अपनी प्रिपरेशन को और बेहतर यहाँ पर बनाएं। तो द पॉइंट इज कि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहाँ पर हो रही है, इस इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के पीछे कारण है कोटा ड्रिवन बूम लूप। अब एग्जैक्टली ये है क्या? देखिए यहां पर एक सेंट्रलाइज स्ट्रक्चर है चाइना, जो हम समझ चुके हैं कि भैया स्टेट ही है जो कि वहां पर सब कुछ कंट्रोल कर रही है, सिंगल पार्टी रूल है, वही सब कुछ यहां पर देख रहे हैं, राइट। अब बेसिकली इसी कोटा ड्रिवन लूप के केस में यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या जो स्टेट है वहां का जो पार्टी है, वो बेसिकली कोटा सेट कर देती है कि भैया इतना जीडीपी ग्रोथ हमें यहां पर चाहिए, है ना। ग्रोथ टारगेट्स वहां पर सेट कर दिए जाते हैं एंड लोकल ऑफिशियल्स को भैया टारगेट दे दिया जाता है कि भैया आपको ये टारगेट यहां पर पूरा करना है। अब वो टारगेट पूरा करना है तो कहीं ना कहीं से भैया कुछ ना कुछ तो या तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, प्राइवेट कंजम्पशन यहां पर बढ़े। अब प्राइवेट कंजम्पशन तो बढ़ नहीं रहा, तो इन्वेस्टमेंट पर यहां पर किया जाता है हाउसिंग सेक्टर में, रेलवे सेक्टर में, एयरपोर्ट्स में, राइट। और
एक तरीके से एक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट भी यहां पर हो जाती है, बट साथ के साथ उस प्रकार का पैसा खर्च करने के लिए उधार भी यहां पर लेना पड़ता है, जिसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट का जो डेट लेवल है उसमें हमें इतना मेजर चेंज देखने को नहीं मिलता। मेजर चेंज कहां पर है, ये जो लोकल गवर्नमेंट के फाइनेंसिंग व्हीकल्स हैं, कि जो लोकल गवर्नमेंट्स वहां पर डेट उठा रही हैं, उनके डेट तो अलग से हैं ही है, जो पिंक कलर से मार्क्ड हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एलजीवी, जिसे हिडन डेट यहां पर कहा जाता है। नाउ दैट इज द कंसर्निंग फॉल्ट लाइन अनदर, जो कि यहां पर चाइना की इकोनॉमी के केस में उभरती है। अब ये एलजीएफवी बेसिकली क्या है, ये आपकी एक तरीके की शेल कंपनीज कह लीजिए, सेपरेट कंपनीज यहां पर क्रिएट कर दी गई हैं लोकल गवर्नमेंट द्वारा, ताकि इस प्रकार के जो टारगेट्स यहां पर सरकार सेट कर रही है उन टारगेट्स को यहां पर पूरा किया जा सके, और उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट करने के लिए वैसा उधार यहां पर लिया जा सके। नाउ लुक एट दिस पर्टिकुलर ट्रेंड। नाउ दिस पर्टिकुलर हिडन डेट हैज बीन इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर बेसिस, है ना, जहां पर इसका नंबर अगेन हंड्रेड्स ऑफ ट्रिलियन ऑफ युआन में यहां पर कन्वर्ट हो चुका है। दैट इज दिस मैसिव डेट जो कि चाइना की लोकल गवर्नमेंट्स के ऊपर है, जो कि शायद सरकार के डेट लेवल्स में दिखता भी नहीं होगा। अब वहीं पर अगर हम देखें, हाई स्पीड रेलवे सिस्टम वहां पर डेवलप कर दिया गया, बट बहुत सारी रिपोर्ट्स क्या कहते हैं कि भैया ओवरबिल्ट है, इतना जरूरी भी नहीं है, इतनी डिमांड भी नहीं, पर फिर भी ओवरबिल्ट यहां पर किया गया। हेंस द रीजन कि क्यों यहां पर उस प्रकार के इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट का इतना मेजर शेयर जीडीपी में बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। एंड अगर इसी पर्टिकुलर रेलवे विभाग के डेट की भी अगर हम बात करें, तो वो भी आपका क्लोज टू $1 ट्रिलियन के अराउंड यहां पर पहुंच चुका है। जी हाँ, अगेन इंडिया की इकोनॉमी का क्लोज टू 1/4 ऑफ द साइज वहां पर उनका अकेला इस प्रकार के रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए डेट यहां पर पहुंच चुका है, राइट। अनदर फॉल्ट लाइन, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के केस में बात कर ही रहे हैं, तो रियल एस्टेट की डेवलपमेंट के केस में जो मेजर क्राइसिस यहां पर क्रिएट हुए थे, जब एवरग्रांडे और कंट्री गार्डन जैसी कंपनीज का मेजर डिफॉल्ट यहां पर हुआ था, जिन्होंने बाहर से उधार ले रखा था। अभी करते क्या थे, आपके जो अनबिल्ट अपार्टमेंट्स उनको प्रीसेल कर देते थे, राइट। जो डिपॉजिट वहां से आया उससे और लैंड यहां पर ले लिया गया, राइट, और बोरो किया गया हेविली शैडो लैंडर से, और वही रिपीट लूप यहां पर चलता गया। अब जैसे यहां पर थोड़ा सा रिजीम स्ट्रिक्ट हुआ इन चीजों को, कंसर्न्स को एड्रेस करने के लिए, वहीं पर इनका डिफॉल्ट का ट्रिगर क्रिएट हुआ, एंड बिकॉज ऑफ दैट एक मेजर हाउसिंग क्राइसिस यहां पर चाइना में क्रिएट हुआ, जिसमें कुछ एरियाज में तो प्राइसेस गिर गए, बट वहीं कुछ जो आपके टियर 1 शहर थे उनमें प्राइसेस फिर यहां पर बढ़ गए। एंड ये जो पर्टिकुलर रियल एस्टेट का शेयर है, ये इस तरीके से यहां पर बढ़ रहा था कि जहां पर जीडीपी का 20% एट इट्स पीक इस लेवल तक यहां पर पहुंच गया था। दैट क्लियरली रिफ्लेक्ट्स कि दैट पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हैज बीन द कंसर्न, जिसकी वजह से जीडीपी का साइज यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है चाइना के लिए। एंड इवन इस साल का जो उन्होंने अभी रिसेंटली 5 ईयर प्लान भी यहां पर निकाला है, उसमें भी यही कंसर्न हाईलाइट हुआ है कि भैया प्राइवेट कंजम्पशन फॉल कर रही है, स्लो डाउन देखने को मिल रहा है, इट हैज टू बी कंसर्न। और 5 ईयर प्लान में उसी के ऊपर कैसे स्पेंडिंग यहां पर लाई जा सके, स्पेंडिंग का टारगेट कैसे रखा जा सके, वो यहां पर चाइना करंटली डिस्कस कर रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसका इतना डिमांड नहीं है, उसकी वजह से आपके ऐसे घोस्ट सिटी जैसे शहर वहां पर देखने को मिलते हैं। जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में बताओ ये कौन से घोस्ट सिटी की बात की जा रही है, आपने डेफिनेटली कहीं ना कहीं सुना होगा इस चीज के बारे में, राइट। नाउ अनदर फॉल्ट लाइन है ना, 2 फॉल्ट लाइन तो हमने डिस्कस कर ही ली। नाउ द अनदर फॉल्ट लाइन इज कि यहां पर जो लोगों की टेंडेंसी जो पहले थी कि भैया पॉपुलेशन साइज यहां पर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा था, अब सडनली वो यहां पर बर्थ रेट में फॉल आ चुका है, एंड टोटल पॉपुलेशन के केस में अब यहां पर नंबर्स कम होते जा रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें 2022 में ही, राइट, कि अप्रोक्सीमेटली 8.5 लाख नंबर से यहां पर पॉपुलेशन का साइज श्रिंक हुआ है फर्स्ट टाइम इन द 60 ईयर्स, राइट। एंड वहीं आने वाले सालों में और एस्टिमेटेड ड्रॉप है, क्यों, क्योंकि भैया बर्थ रेट यहां पर फॉल कर रहे हैं, टियर 1 शहरों में कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी ज्यादा हो चुकी है, या हाउसिंग प्राइसेस इतने ज्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति अपना इस प्रकार के खर्चों को पूरा करने के लिए ना शादी कर रहा ना आगे बच्चे हो रहे हैं। हालांकि चाइना ने भी वहां पर उस प्रकार की जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पूरा रोल यहां पर निभाया, पहले 1 चाइल्ड पॉलिसी यहां पर लेकर आए, फिर 2 चाइल्ड पॉलिसी यहां पर लेकर आए, बट अब उन पॉलिसीज का इतना इंपैक्ट नहीं पड़ रहा। नाउ द मेजर पॉइंट जो कि हर एक इकोनॉमी के लिए क्रूशल रहता है, वहां की जनता, वहां का डेमोग्राफिक्स, अब वही डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इनके लिए खतरा बनता जा रहा है कि जहां पर पॉपुलेशन साइज कम हो रहा है, एंड इवन जो एल्डरली पॉपुलेशन का नंबर है वो यहां पर बढ़ता जा रहा है, और उसी एल्डरली पॉपुलेशन को अच्छे से सर्वाइव करवाने के लिए डेफिनेटली सरकार को भी फिर उस प्रकार के सब्सिडीज, पेंशन, ये सभी चीजें यहां पर लॉन्च भी करनी पड़ेंगी। सो दैट इज द पॉइंट कि जहां पर इस मैसिव पेंशन बर्डन को कैसे चाइना हैंडल करता है, एक बहुत बड़ा कंसर्न आने वाले समय के लिए यहां पर हो सकता है। एंड टू टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर
फॉल इन द कंजम्पशन अगर यहाँ पर देखा जाए, बिकॉज रियल एस्टेट की क्राइसिस हुए तो बहुत सारे लोगों को भैया बिल्कुल हाथ हट गया। जैसे जापान के केस में भी हमने देखा था, वहां पर भी रियल एस्टेट के क्राइसिस आए थे, बहुत सारे लोगों ने अपना हाथ खींच लिया कि भैया हम फालतू खर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे, जिस चीज़ की जरूरत रहेगी उन्हीं चीज़ों का परचेजिंग यहाँ पर किया जाएगा। एंड क्लियरली जब हम बात करते हैं ना कि भैया क्या डिमांड बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही, तो उसका इन्फ्लेशन का एक बहुत अच्छा मेजर रहता है। अब इन्फ्लेशन केस में अगर देखिए कंज्यूमर प्राइसेस हो, जीडीपी डिफ्लेटर हो, सभी के अगर लेवल्स को देखा जाए 2021 के बाद से यहाँ पर नेगेटिव में आने शुरू हो चुके हैं। क्यों है ऐसा रीजन? बिकॉज डिमांड उतना नहीं है। जीडीपी डिफ्लेटर क्लियर कट मेजर है, ओवरऑल इकोनॉमी में कितना इन्फ्लेशन है वही नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर प्राइसेस, कंज्यूमर के लिए प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है वही यहाँ पर नेगेटिव में देखने को मिल रहा है। प्रोड्यूसर प्राइसेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि प्रोड्यूसर जो अपना सामान बेच रहा है वो यहाँ पर नेगेटिव में है। एंड प्रोड्यूसर भैया क्यों अपना सस्ते में सामान बेचेगा, कि पहले रेट ज्यादा था अब और ज्यादा रेट यहाँ पर कम हो रहा है? बिकॉज क्लियर कट जब डोमेस्टिक डिमांड रहेगी नहीं तो उसको और सस्ते में कहां बेचना पड़ेगा, उसे सस्ते में आगे जाके एक्सपोर्ट्स में यहां पर बेचना पड़ेगा, जिसकी वजह से इतने ट्रिलियन डॉलर्स का ट्रेड सरप्लस यहां पर क्रिएट हो चुका है। अब वो देखा जाए तो इन्होंने हर जगह अपना सामान बेचा, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सामान हो, उसके कंपोनेंट्स हो, सोलर मॉड्यूल्स हो, या इवन इंफ्रास्ट्रक्चरल मटेरियल्स की बात करें तो वो भी यहां पर बेचा गया है। अब पॉइंट यहां पर क्या है कि इनिशियली तो अब बहुत मेजर चंक जो था वो यूएस, ईयू, इन सभी रीजन्स में यहां पर बेचा जा रहा था। अब वो थोड़े से स्ट्रिक्ट हो चुके हैं इस चीज को लेके कि नहीं भैया चाइना किस प्रकार की पॉलिसीज के ऊपर कंसर्न्स रेज किए गए। डंपिंग जिसे हम कहते हैं कि भैया जितना दाम उसका है उससे सस्ते दाम पर एक्सपोर्ट मार्केट में यहां पर बेचा जा रहा है, राइट। जिसे यहां पर इन्वोल्यूशन का टर्म भी यहां पर दिया गया कि एक तरीके से सर्वाइव करने के लिए सस्ते दाम पर वहां पर वहां की कंपनीज बेच रही, जिसकी वजह से हेंस पीपीआई भी यहां पर हमें नेगेटिव में देखने को मिलता है। एंड इंडिया के साथ देखा जाए तो इंडिया के लिए तो ट्रेड डेफिसिट यहां पर बढ़ता ही जा रहा है। एंड दैट इज द पॉइंट कि अगर यूएस और ईयू, इन नेशंस ने, इन रीजन्स ने अगर अपनी उस प्रकार की ट्रेड पॉलिसीज को और स्ट्रिक्ट कर दिया अगर आने वाले समय में चाइना के लिए, तो चाइना फिर भैया अपना जो ओवर प्रोड्यूस यहां पर करता जा रहा है चीजों को, इसे फाइनली जाके कहां बेचेगा? इसे फाइनली जाके बेचेगा फिर वो ग्लोबल साउथ, अफ्रीकन, इंडिया नेशन में, क्योंकि वो इसके लिए फिर सबसे बड़ी मार्केट है। और इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली फिर किसके ऊपर पड़ेगा? हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर पड़ेगा, हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के ऊपर यहां पर पड़ेगा, लोकल प्रोड्यूसर के ऊपर यहां पर पड़ेगा। सो दैट इज द पॉइंट जो कि डेफिनेटली एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है, बिकॉज चाइना इज नॉट स्टॉपिंग द प्रोडक्शन। वो प्रोड्यूस करते जा रहे हैं, डोमेस्टिकली बिके ना बिके, डोमेस्टिकली डिमांड कम रहे तो कोई बात नहीं, एक्सटर्नल मार्केट्स में उसको यहां पर बेचा जाए और उसके चलते ट्रेड सरप्लस भी यहां पर कमाया जाए, राइट। अनदर पॉइंट जो कि बहुत क्रूशियल है समझना विद रिस्पेक्ट टू चाइना, कि अब जो ये पूरा रिजीम है ना, ये खुद के ही लोगों से यहां पर डरते हैं। जैसे माओ का एक जो फियर था दैट अ सिंगल स्पार्क कैन सेट अ प्रेरिया लाइट, है ना, एक छोटी सी चिंगारी आग में तब्दील हो सकती है, तो वही चिंगारी को ये बुझाने का हर एक संभव प्रयास करते हैं। कितना स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है चाइना में, है ना। वहां के लोग भी बहुत सारी चीज को असर्ट करते हैं कि भैया लॉकडाउन, जब जीरो कोविड लॉकडाउन वहां पर लगाए गए कि कोई मामला बाहर नहीं जाएगा, राइट। अगर फेशियल रिकॉग्निशन नेटवर्क्स यहाँ पर रखे गए हैं, वायलेंट सप्रेशंस कितने सारे किए जाते हैं, कोई भी विसल ब्लोअर यहाँ पर आता है, किसी प्रकार का व्हाइट पेपर प्रोटेस्ट यहाँ पर किया जाता है, सडनली या प्रोटेस्ट गायब हो जाता है या फिर व्यक्ति वहां पर गायब हो जाता है। एंड मोर ओवर अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो रफली 8 to 10% ऑफ द पॉपुलेशन वो यहाँ पर पार्टी मेंबर्स हैं, है ना, और उन्हीं के द्वारा पूरी रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पर रूल किया जा रहा है। सो दैट इज द पॉइंट जहां पर डरते हैं इस चीज से कि भैया किसी प्रकार का प्रोटेस्ट यहां पर नहीं आना चाहिए, किसी प्रकार की एक नई अवेकनिंग यहां पर नहीं आनी चाहिए, और उसको कंट्रोल करने का हर एक संभव प्रयास यहां पर इनके द्वारा किया जाता है। इवन लॉयल्टी टू द पार्टी, इट इज दैट इंपॉर्टेंट। अगर किसी भी पर्टिकुलर मिलिट्री प्रोफेशनल के केस में लग रहा है या सीनियर ऑफिशियल के केस में लग रहा है कि नहीं भैया वो लॉयल नहीं है, उसके साथ करप्शन के केसेस देखने को मिल रहे हैं, पर्जिंग वहां पर की जा रही है। 2022 से देखा जाए तो मोर देन 100 सीनियर लीडर्स वहां पर उन्हें रिमूव कर दिया गया है इस पार्टी के स्ट्रक्चर से। बहुत बार उनकी जो वेयर अबाउट्स हैं वही यहां पर अननोन है कि एग्जैक्टली वो लोग हैं कहां पे। सो दैट मीन्स ये सारी चीजें अगर ऑब्जर्व की जाए तो चाइना एक तरीके से बिल्कुल कंप्लीट अथॉरिटेरियन रिजीम के तहत यहां पर चल रहा है, जहां पर हर एक डिसीजन वहां की पार्टी, वहां के स्टेट द्वारा लिया जा रहा है कि क्या चीज प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कहां जाके बेचना है। डोमेस्टिक कंजम्पशन नहीं है तो कोई बात नहीं, बाहर जाके बेचो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट यहां पर की जाए, जीडीपी नंबर्स को यहां पर बढ़ाया जाए, एंड ताकि वो जो एक पर्टिकुलर एक एल्यूजन कह लीजिए या जो एक पर्टिकुलर इमेज बन चुका है वेस्टर्न नेशंस के सामने भी कि चाइना एक बेहमत है, उस इमेज को यहां पर मेंटेन किया जा सके, राइट। एंड इवन दो इसी इमेज के चलते जो यूएस भी यहां पर कह रहा है कि भैया ताइवान के ऊपर आप अपना जो रीयूनिफिकेशन करना चाहते हैं, यू शुड नॉट बी डूइंग, एंड चाइना इसको क्लियरली कहता है कि भैया आप मेरे पट्टे में टांग मत अड़ाइए, ये मेरा खुद का इंटरनल मैटर, मैं इसे अपने हिसाब से यहां पर हैंडल करूंगा। और वो कहीं ना कहीं जो इमेज चाइना का यहां पर बन चुका है,
बिकॉज मिलिट्री वाइज भी तो अगर देखा जाए हर 2 से 3 महीने में कोई ना कोई नई खबर आ जाती है कि चाइना ने अब नई मिसाइल सिस्टम यहां पर बना दिया, चाइना ने एक नया फाइटर जेट यहां पर बना दिया, चाइना ने एक ड्रोन्स का पूरा सेटअप यहां पर क्रिएट कर दिया। बिकॉज वो उस प्रकार का इल्यूजन या उस प्रकार का एक इमेज वहां पर वो बिल्ड करना चाहता है कि हाँ जी हम एक सुपर पावर के तरीके से यहां पर काम कर रहे हैं। दैट इज द पॉइंट कि जहां पर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स के केस में भी अगर वेस्टर्न नेशंस कुछ कहना चाहें तो भी बहुत सोच समझ के कहते हैं कि नहीं यार, कल को कोई कॉन्फ्लिक्ट यहां पर क्रिएट ना हो जाए, चाइना जो मेजर ग्लोबल ट्रेड में इतना इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन लेकर बैठा हुआ है वो यहां पर किसी प्रकार की रिटेलिटरी प्रैक्टिसेस यहां पर फॉलो ना करे। सो डेफिनेटली ये जो चाइना का स्ट्रक्चर है, इसको हम ये नहीं कह रहे किसी भी तरीके से कि ऐसा नहीं है, वो है एक सुपर पावर के तरीके से काम कर रहा है, पर जितना वो दिख रहा है उतना वो है भी नहीं। दैट इज द पॉइंट कि कहीं ना कहीं जो फ्रैंक साहब भी यहां पर कहना चाहते थे, डिकोटर साहब भी यहां पर कहना चाहते थे, वो यही था कि इट इज समवेयर देयर आर सर्टेन फ्रैक्चर्स, देयर आर सर्टेन क्रैक्स इन द इकोनॉमी जो कि कल को अगर बर्स्ट होते हैं तो एक मेजर इकोनॉमिक क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो रिपल इफेक्ट क्या आपका ब्रिटल चाइना मीन्स फॉर द वर्ल्ड, तो अगेन यूएस और लाइस के लिए तो एक बहुत बड़ा अनप्रेडिक्टेबिलिटी है। उन्हें समझ में नहीं आएगा कि भैया चाइना को किस तरीके से यहाँ पर हैंडल करना है। इतना बड़ा इकोनॉमी है, इतनी बड़ी मैन्युफैक्चरिंग बेहमत है, अंदर के क्राइसिस क्या चल रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी एक ओपेसिटी भी यहाँ पर चाइना मेंटेन करता है, ना ही अपने फॉरेस्ट की ट्रांजेक्शन यहाँ पर पब्लिकली डिस्क्लोज करता है कि कितना फॉरेस्ट में ट्रेड कर रहा है, कितने उसके रिजर्व्स हैं, कितना उसका आर्म डोमिनेशन है, नथिंग। वो कंप्लीट ओपेसिटी यहाँ पर मेंटेन हो रही है। इंडिया केस में डबल एज स्वॉर्ड है ना जी, कि एक ऑल्टरनेटिव भी इंडिया के पास कि हाँ जी जहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी यूज करते हुए एक नया सेपरेट मैन्युफैक्चरिंग हब बिल्ड किया जाए ताकि बाकी जो वेस्टर्न देश हैं वो इंडिया को यहाँ पर देखें एज अ नेक्स्ट मैन्युफैक्चरर, राइट। बट दूसरी ओर अगर यहाँ पर इस प्रकार की अनसर्टेनिटी रहती है तो चाइना अपना सामान इंडिया में बेचना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से फिर इंडिया में उनकी प्रेजेंस और बढ़ेगी, ट्रेड डेफिसिट और बढ़ेगा। एंड ग्लोबल साउथ के केस में तो डिपेंडेंसी ट्रैप जो चाइना इतने समय से चला रहा है वो और इंटेंसिफाई यहाँ पर होता ही जा रहा है। तो जो फ्यूचर प्रेडिक्शंस यहाँ पर रहती हैं चाइना के लिए, जो कि मोस्ट लाइकली है कि यही स्टैग्नेशन वाला सिचुएशन यहाँ पर रहेगा, मैनेज स्टैग्नेशन, कि अपना ग्रोथ यहाँ पर निकालते रहेंगे, बैड लोन्स अगर आ रहे हैं तो उसे रिकैपिटलाइज कर दिया जाएगा, एंड कंप्लीट कंट्रोल यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल पार्टी का रहेगा। हार्ड लैंडिंग यहाँ पर क्या हो सकती है, जिसका हाईएस्ट रिस्क है कि जो डेट क्राइसिस यहाँ पर बिल्ड हो चुके हैं, अगर बहुत सारी रिपोर्ट्स को देखा जाए तो वो कहते हैं कि भाई 300% ऑफ द जीडीपी का डेट है चाइना का, अगर वहाँ पर देखना हो, जो ऑफ बजट बोरिंग्स भी यहाँ पर की जा रही हैं, राइट। तो ये जो डेट क्राइसिस है ये कहीं ना कहीं पब्लिक का कॉन्फिडेंस ब्रेक कर सकते हैं, और पब्लिक का कॉन्फिडेंस अगर यहाँ पर ब्रेक हुआ और किसी प्रकार का अनकंट्रोल्ड प्रोटेस्ट यहाँ पर आता है, दैट इज समथिंग जो कि एक मेजर क्राइसिस में कन्वर्ट हो सकता है, और जिसका बेनिफिट डेफिनेटली फिर बाकी देश भी यहाँ पर उठाना चाहेंगे। या पार्शियल रीबैलेंसिंग यहाँ पर की जा सकती है, विच इज वेरी हाईली अनलाइकली, है ना, कि जो कि वहाँ पर किया जाएगा कि रिफॉर्म्स लाए जाएं, जनता को खुश किया जाए, उन्हें उस प्रकार के राइट्स को असर्ट किया जाए, उनके पॉलिटिकल फ्रीडम को यहाँ पर दिया जाए, इकोनॉमिक फ्रीडम को दिया जाए, विच इज़ वेरी अनलाइकली, बिकॉज वहाँ पर फिर उस सिंगल पार्टी का जो कंट्रोल है वो डेफिनेटली यहाँ पर डिमिनिश हो जाएगा। तो द पॉइंट इज कि यहाँ चाइना की जो ग्रेटेस्ट स्ट्रेंथ है ना वो इसी इल्यूजन पे है, इनएविटेबिलिटी के इल्यूजन में है, कि जहाँ पर वो बता रहा है कि भैया हाँ मैं सबसे बड़ा सुपर पावर हूँ, अब आप किस तरीके से उसे परसीव कर रहे हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है। हालांकि फ्रैंक डिकोटा साहब ने पूरा अपना जो स्टडी किया है इतने सालों से चाइना के ऊपर, उस स्टडी को बहुत अच्छे से उन्होंने बताया है कि हाँ जी एक मेजर इल्यूजन यहाँ पर चाइना बिल्ड कर रहा है जिसमें इंटरनल फ्रैक्चर्स इतने सारे देखने को मिल रहे हैं। बट द पॉइंट इज व्हेन इट कम्स डाउन टू द एंड कि एग्जैक्टली क्या वहाँ के लोग इतने खुश होंगे, क्या वहाँ के लोगों के लिए इतने मेजर वेलफेयर ओरिएंटेड इनिशिएटिव्स लिए जाएंगे, दैट डज नॉट सीम सो, बिकॉज वहाँ पर कंट्रोल किसका है, वहाँ पर कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ स्टेट का है, ऑथोरिटेरियन रिजीम का है, जो कि ओवरऑल इकोनॉमी, ओवरऑल देश, उसके पॉलिटिकल और सोशल स्ट्रक्चर को यहाँ पर कंट्रोल करना चाहते हैं और उसी प्रकार से यहाँ पर रन करना चाहते हैं, राइट। तो आई होप आप सभी के लिए भी कुछ ना कुछ वैल्यूएशन यहाँ पर जरूर हुआ होगा। आपका क्या ओपिनियन है चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।